नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के विरोध में पश्चिम बंगाल की टीएमसी और उसकी नेता ममता बनर्जी मुखर होकर सामने आई हैं। सीएए के विरोध में ममता बनर्जी बुधवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रोड शो निकालेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सरकार के मंत्री आरूप विश्वास ने बताया है कि सीएम ममता बनर्जी सीएए के विरोध में सिलीगुड़ी में रोड शो मैनाक से आरंभ होगा और ये वीनम्स पर खत्म होगा। इस रोड शो में ममता बनर्जी हिस्सा लेंगी। माना जा रहा है कि इस मौके पर जनसभा में वो सीएए के विरोध में कड़ा बयान दे सकती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए पर सवाल खड़े किए हैं और इसे गैर कानूनी कहा है। केजरीवाल ने कहा, ये सीएए क्या है? केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर तीनों देशों यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को यहाँ हमारे देश में लाया जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वो पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहती है। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से विरोध किया जा रहा है। इसका कहना है कि ये अपने राज्य में सीएए लागू नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के सीएम पिनाराई विजयन के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है। लेकिन क्या राज्यों के पास ये अधिकार है कि सीएए को लागू होने से रोक दें? द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। ऐसे में राज्य सरकारों को विरोध का कोई असर नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने सीएए नियमों में नागरिकता के आवेदन की प्रक्रिया को संभालने की जिम्मेदारी डाक विभाग और जनगणना से जुड़े अधिकारियों को सौंपने का फैसला किया है। ये विभाग केंद्र सरकार के तहत आते हैं। आवेदकों का बैकग्राउंड चेक इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। द हिंदू से गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आवेदकों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऐसे में राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय पुलिस के शामिल होने की संभावनाएं कम ही हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि सीएए से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीएए को मंजूरी मिलने के बाद भारत में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। केंद्र सरकार ने इस पर कहा कि कानून के तहत किसी भारतीय मुसलमान को नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी को महाराष्ट्र की बारामती, रायगढ़, शिरूर और परभणी सीट मिली है। बारामती शरद पवार का गढ़ माना जाता है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, शिवसेना 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एनसीपी को 4 सीटें दी गई हैं। बारामती सीट पर इस बार भाभी ननद का मुकाबला तय माना जा रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार के गुट से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती से टिकट दिया जाना तय है। वहीं शरद पवार गुट ने मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी आज विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित कर रहे हैं। विधानसभा में बहुमत परीक्षण को लेकर बहस चल रही है। इस बीच जननायक जनता पार्टी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है और कहा है कि विधायक सदन में अनुपस्थित रहें। मंगलवार को मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शाम तक नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली और उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सैनी ने दावा किया है कि उनके समर्थन में 48 विधायक हैं। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 41 विधायक हैं और उसे 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। ऐसे में उसे जेजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि भाजपा को जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के कम से कम 4 विधायकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। अगर उनका समर्थन मिलता है तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने जेजेपी में भी टूट कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में ओबीसी की भागीदारी पर बात करते दिखे। राहुल गांधी ने ब्यूरोक्रेसी में भी ओबीसी अधिकारियों की संख्या का मुद्दा संसद में उठाया था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को इस संबंध में घेरती हुई नजर आती रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने हरियाणा में मंगलवार को अहम फैसला लिया। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद जाटों के दबदबे वाले हरियाणा में बीजेपी ने अपने ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को सीएम बनाया गया था, वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। बता दें, चुनाव से पहले राज्यों में मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी की परखी हुई रणनीति है।
इसकी शुरुआत 2021 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी के इस्तीफे से होती है। बीजेपी ने गुजरात के बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्रियों को बदल दिया था। कर्नाटक को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति बीजेपी के हक में गई थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति को बीजेपी की ओबीसी केंद्रित राजनीति के आईने में देखा जा रहा है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस भले ओबीसी की बात कर रही है, लेकिन वो हकीकत में से करके दिखा रहे हैं। हरियाणा में करीब 44% ओबीसी आबादी है। माना जा रहा है कि पार्टी सैनी को सीएम बनाकर ओबीसी मतदाताओं को लुभाना चाहती है। हरियाणा के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन तोड़कर और मुख्यमंत्री बदलकर चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में विफल गठबंधन की सरकार चल रही थी, जिससे जनता का पूरी तरह मोहभंग हो चुका था। बीजेपी 9.5 साल की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बदलने पड़े। बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रदेश में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है कि ईवीएम पर लगातार सवाल उठने के बावजूद चुनाव आयोग खामोश है। पिछले कई महीनों से इंडिया गठबंधन के नेता ईसी से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मिलना नहीं चाहता। अगर ईवीएम वीवीपैट की प्रक्रिया पारदर्शी हो जाए तो 400 पार का हास्यास्पद दावा करने वाली बीजेपी का 2 अंकों में सिमटना तय है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। इस मांग के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सीजीआई से उनको सूचना मिली है कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होनी है। कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सरकार को नए एक्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने से रोकने की मांग की गई थी। साथ ही में याचिका सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर भाजपा मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करती है तो राष्ट्र को खुले तौर पर मोदी का विरोध करना चाहिए। उन्होंने चीन को 4065 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को निगलने की खुली छूट देकर और जानबूझकर हमसे झूठ बोलकर भारत माता को नीचा दिखाया है कि कोई आया नहीं। स्वामी ने कहा कि 2024 में बीजेपी को जीतना चाहिए, लेकिन मोदी को पीएम बनने के लिए लोकसभा नहीं लौटना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि क्या आप जानते हैं कि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी ताकत है 25 साल से कम उम्र की युवा आबादी, जिसकी संख्या इस समय पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। ये वक्त है युवाओं की इस अपार ऊर्जा से भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने का, और इसी उद्देश्य से हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रेटेजी बनाई है। नंबर 1, भर्ती भरोसा कानून 30 लाख नियुक्तियों से सिर्फ रोजगार ही नहीं देगा, बल्कि सरकारी ढांचे की कार्यकुशलता भी बढ़ा देगा। नंबर 2, पहली नौकरी पक्की योजना सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी भर नहीं है, ये भारत की मौजूदा स्किल्ड वर्कफोर्स की संख्या कई गुना बढ़ा देगी। नंबर 3, और युवा रोशनी 5000 करोड़ के बजट से जिले जिले में एंटरप्रेन्योर तैयार करेगी। युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग भारतीय उद्योगों की रीढ़ एमएसएमईज को मजबूती और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। भारत के अवसरकाल का एक महत्वपूर्ण दशक जीरो इकोनॉमिक विजन वाली सरकार के प्रयोगों की भेंट चढ़ चुका है। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं, अपना और अपने देश का भविष्य बदलने का वक्त है। अब रोजगार क्रांति का वक्त है। अमेरिकी कांग्रेसमैन और रिपब्लिकन नेता रिच मैककॉर्मिक ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद लोकप्रिय हैं। मैंने और अन्य कांग्रेसमैन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच किया और पार्टी लाइन से परे उनकी लोकप्रियता देखी। मुझे लगता है कि लगभग 70% लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और वो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैककॉर्मिक जॉर्जिया का अमेरिकी संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने डेलीगेट की जरूरी संख्या हासिल कर ली है और अब दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। मंगलवार को 4 राज्यों, 1 अमेरिकन टेरिटरी और विदेश में रह रहे डेमोक्रेट के लिए प्राइमरी चुनाव किया गया। जो नतीजे आए हैं उससे ये पक्का हो गया है कि 2020 वाली चुनावी लड़ाई एक बार फिर दिखेगी, जब बाइडेन और ट्रंप आमने सामने होंगे। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख ने दावा किया है कि गजा युद्ध में भुखमरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
जोसेफ बोरेल ने यहाँ जरूरत भर सहायता न पहुँचने को मानव निर्मित संकट बताया। बेहद जरूरी खाद्य सामग्री लेकर एक स्पेनिश जहाज साइप्रस से गजा के लिए रवाना हुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये सहायता सड़क मार्ग से भेजी जाने वाली मदद की जगह नहीं ले सकती। ये भारत की मौजूदा स्किल्ड वर्कफोर्स की संख्या कई गुना बढ़ा देगी। नंबर 3 और युवा रोशनी 5,000 करोड़ के बजट से जिले जिले में एंटरप्रेन्योर तैयार करेगी। युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग भारतीय उद्योगों की रीढ़ MSMEs को मजबूती और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। भारत के अवसरकाल का एक महत्वपूर्ण दशक जीरो इकोनॉमिक विजन वाली सरकार के प्रयोगों की भेंट चढ़ चुका है। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं, अपना और अपने देश का भविष्य बदलने का वक्त है। अब रोजगार क्रांति का वक्त है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब दक्षिणी गजा में जमीनी हमले शुरू करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।